मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है फिलीपींस शहर। इस समय फिलीपींस में चारों ओर भगदड़ मची हुई है। दरअसल इस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। बाकी बच्चे लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल बचे हुए लोग ज़ॉम्बी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अब हम इसी शहर में मिलते हैं फ्रांसिस की फैमिली से। इस समय वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार में गाँव जा रहा है, क्योंकि इस वक्त शहर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ एरिस, उसके 2 बेटे भी हैं, जोश और ल्यूक। वो अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गांव लेकर जा रहा है, क्योंकि लगातार ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही है और अगर ये कुछ और दिन यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। तो इसीलिए फ्रांसिस ने अपने पेरेंट्स के पास गांव जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में जाते समय फ्रांसिस काफी चिंता में लग रहा है। उसे इस तरह से देखकर एरिस पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता कि गाँव में सब कुछ ठीक भी है या नहीं। बहुत दिनों से तो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात भी नहीं हो पाई है। पता नहीं वहाँ पर सब कैसा चल रहा है। ये सब कुछ फ्रांसिस बड़े ही उदास मन से कह रहा है। दरअसल फ्रांसिस को खुद भी ये आइडिया नहीं है कि ये वायरस क्या उसके गांव तक पहुंचा भी है या नहीं। उसे ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बीज अभी भी सिर्फ शहर में हैं। लेकिन फ्रांसिस का ये मूव शायद उस पर भारी पड़ने वाला है। वो जैसे ही गांव में अपने घर पहुंचता है, अंदर एंटर करते ही बेड पर उसके पिता की लाश पड़ी होती है और पास में ही गन भी रखी हुई थी, जिससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पिता ने खुद को ही गोली मार ली। जैसे ही फ्रांसिस उनके पास पहुंचता है, उनकी भी बॉडी पर ज़ॉम्बी का निशान था। ये देखते ही फ्रांसिस ये समझ जाता है कि उसके पिता ने ज़ॉम्बी बनने से अच्छा खुद को मारने का फैसला किया। मतलब कि फ्रांसिस का अंदाजा बिल्कुल गलत था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस अभी तक नहीं पहुँचा है। वो इस बात को लेकर काफी चिंता में डूब जाता है। अब गाँव भी सुरक्षित नहीं, तो आखिरकार वो अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा। तभी उसे दूसरे कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से गन को अपने हाथ में ले लेता है और तभी सामने का मंजर देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि सामने उसकी माँ खड़ी थी, जिसका आधा शरीर गायब हो चुका था और वो पूरी की पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उसे भी काटने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इस वक्त फ्रांसिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपनी माँ को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए उसने झट से गन उठाई और अपनी माँ पर गोली चला दी। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन शायद इसका यही एक रास्ता था। अब वो अपने माता पिता दोनों का अंतिम संस्कार करने जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उसका पूरा परिवार इस काम में उसके साथ शामिल था। ये सब करने के बाद फ्रांसिस अपने फैमिली को समझाता है कि हमें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खेत है, खेतों से हमें आसानी से अनाज मिल सकता है, पानी के लिए हैंड पंप है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचना है, खाने का इंतजाम तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एरिस बिना कुछ कहे वहाँ से घर के अंदर आ जाती है। अब वो जैसे जैसे घर के अंदर बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पर केयर टेकर की लाश मिलती है। दरअसल वो भी ज़ॉम्बी बनने के कारण शायद मारी गई। उसकी डेड बॉडी देखते ही फ्रांसिस अपने बेटे जोश को बुलाता है। वो जोश से कहता है, जल्दी से उस केयर टेकर के पास जाओ और उसके पास से स्टोर रूम की चाबी निकाल कर लाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? जोश हड़बड़ाते हुए कहता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। ये टाइम तो हिम्मत से काम लेने का है, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर जोश दबे कदमों से लाश के पास पहुँच जाता है और जैसे ही चाबी निकालने की कोशिश करता है, सडन वो बॉडी के ऊपर गिर गया। जोश बहुत घबरा चुका था, उसके कपड़ों में तो खून भी लग गया था। वो झट से वहाँ से उठता है और ब्लड को साफ करने के लिए भागता हुआ बाहर की ओर आ जाता है। तभी एरिस फ्रांसिस के पास आती है और गुस्से में उससे कहती है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो भी बच्चा है। दरअसल एरिस का फ्रांसिस के ब्रदर के साथ रिलेशन था, जिससे जोश पैदा हुआ और ये बात फ्रांसिस को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जल्द ही उसने इस बात के लिए एरिस को क्षमा कर दिया था। वो जोश के साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसका मन उसे अपनाने को नहीं करता। इधर जोश को भी सारी कहानी समझ आ चुकी थी। एटलीस्ट फ्रांसिस ने उसे अपनाया, इस बात के लिए ही वो बहुत खुश है। वो उठकर अपने पिता के पास आता है और फ्रांसिस से कहता है, मैं आपके लिए, अपने पूरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे जो भी ट्रेनिंग देना चाहे, जो भी कहेंगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसे इस तरह से इमोशनल देखकर फ्रांसिस का भी दिल पिघल जाता है। अरे तुम तो भी बच्चे हो, बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बाकी मैं तो हूँ ना, सब संभालूंगा। नहीं, इस मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या तुम किसी की जान ले सकते हो? फ्रांसिस कहता है, हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना सुनते ही फ्रांसिस जोश को खेतों में लेकर आ जाता है और वहाँ पर आते ही उसके हाथों में गन थमा देता है। वो उसे सामने निशाना लगाने के लिए कहता है। जोश हाथों में गन पकड़ते हुए काफी घबरा रहा था, लेकिन उसे ये करना ही होगा। तब तक दौड़ते हुए पीछे से एरिस और ल्यूक भी आ जाते हैं। एरिस
एरिस फ्रांसिस को रोकने की कोशिश करती है। तुम क्या कर रहे हो? जोश अभी बच्चा है, उसे छोड़ दो। नहीं, मैं उसका डर भगाना चाहता हूँ। और अब देखते ही देखते जोश ने निशाना लगा दिया, लेकिन जैसे ही गोली की आवाज चली वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगे। पूरा परिवार वहाँ से भागकर सीधा घर पहुँच जाता है। ज़ॉम्बीज ज्यादा संख्या में थे, वो लगातार इन लोगों का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते तो ये सारे ज़ॉम्बीज घर के बाहर तक आ चुके थे और इस वक्त खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। आखिर फ्रांसिस इन ज़ॉम्बीज को यहाँ से कैसे भगाए, वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और दूसरी तरफ मुड़कर हॉर्न देना शुरू कर देती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज उधर आकर्षित हो जाएं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और सारे ज़ॉम्बीज भी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। जैसे ही ज़ॉम्बीज वहाँ से चले गए, पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। अब हम तो इस सस्पेंस में थे कि आखिर ये बंदा कौन है जो फ्रांसिस की मदद करने यहाँ पहुँचा। फ्रांसिस भी अच्छे से जानता है कि ये है कौन। मदद करने आया आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस का ही भाई डेविड है, यानी कि जोश का पिता। दूसरे दिन ही फ्रांसिस डेविड से बात करता है और मिलने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो डेविड? देखो, मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। मेरा पूरा परिवार अभी अभी सेटल डाउन हुए हैं। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ माता पिता से मिलने आया था। क्या तुम्हें पता नहीं कि ज़ॉम्बीज के काटने से वो कब के मर चुके हैं? जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। डेविड उदास मन से कहता है कि शायद अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें गन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले मैं आपके हाथों में ये मैप देना चाहता हूँ, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। और हाँ, मैंने सुना है कि पहाड़ी पर एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पर इंसान बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपको ठीक लगे तो पूरे परिवार को लेकर वहाँ आ जाना। और हाँ, ये मैप बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, ये आपके काम आएगा। इतना कहते ही डेविड वहाँ से निकल जाता है। वो डेविड के दिए हुए मैप को फेंक देना चाहता है, लेकिन दिमाग में परिवार का ख्याल आते ही वो झट से इसे संभाल कर रख लेता है। शायद ये मैप उसके आगे के लिए कुछ काम ही आ जाए। घर वापस आते ही वो सबसे पहले सारी विंडोज में पटरियां लगाना शुरू कर देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज से घर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। तभी ल्यूक वहाँ से खेलते खेलते बेसमेंट में पहुँच जाता है और वहाँ पर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी छुप कर बैठा हुआ था। ल्यूक उसे देखते ही चिल्लाने लगता है। एरिस दौड़ कर आती है, वो भी ज़ॉम्बी को देखकर हैरान थी, लेकिन ल्यूक को समझाने के लिए वो कहती है, अरे ये तो बूढ़ा ज़ॉम्बी है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे हम बाहर भगा देंगे। लेकिन उन दोनों की ये बातें फ्रांसिस सुन लेता है और वो जल्दी से वहाँ पर आता है, उस ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब वो नहाने के लिए जाता है, तभी जोश उससे कुछ बात करने के लिए आता है, लेकिन वो गुस्से में जोश को भी वहाँ से भगा देता है। वॉशरूम से बाहर आते ही वो सभी से कहता है, चलो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, आज तो क्रिसमस है। फ्रांसिस की इन बातों को सुनकर सभी तो हैरान रह जाते हैं। आज और क्रिसमस? अभी तो क्रिसमस आने में बहुत दिन है। तभी फ्रांसिस गुस्से में कहता है, मैंने कह दिया कि आज क्रिसमस है तो मतलब क्रिसमस है। उसकी इस तरीके की बातें सुनकर मानो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हो गया है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद डिनर करते समय जोश अपनी माँ एरिस से कहता है, आपको पता है पापा के पास एक मैप है। ऐसा सुनते ही एरिस फ्रांसिस से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई मैप है? नहीं, मेरे पास कोई मैप नहीं है। फ्रांसिस साफ साफ इनकार कर देता है। तभी वो गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है? दरअसल वो डेविड के साथ रहना चाहती है। ये बात सुनते ही एरिस के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगती है कि आखिर बच्चों के सामने फ्रांसिस इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। अब ल्यूक और जोश दोनों अपनी माँ से सवाल करने लगते हैं, क्या ये सच है? लेकिन एरिस किसी भी हाल में बात को नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए वो खामोश रहती है। तभी फ्रांसिस मैप को निकालता है और उसे जला देता है और सभी से कहता है, अब कोई कहीं नहीं जा पाएगा, सब यहीं रहेंगे मेरे साथ। और तो और फ्रांसिस बड़े ही मजबूत तरीके से डोर को भी लॉक कर देता है ताकि इस घर का कोई भी मेंबर घर से बाहर ना जा पाए। वो सभी से कहता है कि बाहर एक खतरनाक ज़ॉम्बी बैठा हुआ है और अगर तुम में से कोई बाहर गया तो मैं बचाने बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, वहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। तभी जोश फ्रांसिस से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है आप झूठ कह रहे हो, मैंने देखा है बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप हमें यहाँ पर कैद करना चाहते हो। जोश की ये बातें सुनते ही फ्रांसिस उसे जोर का थप्पड़ मारता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। हम नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस हर एक छोटी छोटी बातों पर बड़ी ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। इतने में ही बाहर खटखट की आवाज आती है। फ्रांसिस देखने के लिए जाता है तो बाहर एक घायल सिपाही था। सिपाही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं घायल हूँ, मुझे अंदर आने दो। एरिस ने झट से दरवाजा खोला और मदद के इरादे से सिपाही को अंदर बुला लिया। सिपाही बताता है, मैं पहाड़ी पर बने कैंप से आया हूँ, आज वहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया जिसके कारण पूरा का पूरा कैंप तबाह हो चुका है। तभी डेविड नाम के एक आदमी ने मुझे बचाया और मुझे इस घर का एड्रेस दे दिया। मैं एड्रेस का पता लगाते हुए यहाँ तक
पहुंच गया। डेविड ठीक है या नहीं ये पूछने पर वो बताता है डेविड तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने सबकी जान बचाई। इससे पहले कि डेविड वहाँ से निकल पाता, ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक कर दिया और वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसा रह गया। ये सुनकर एरिस के साथ साथ फ्रांसिस भी थोड़ा सैड हो जाता है, आखिर था तो वो उसका भाई ही ना। तभी फ्रांसिस अपने आप को संभालते हुए कहता है ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बेसमेंट में रहना होगा। तुम्हारा खाना पीना सब वहीं पहुँच जाएगा, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस मुझे रहने की जगह दे दो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसे आप चाहते हो। सिपाही नम्रता भरी आंखों से बोला। रात होते ही जोश एरिस के पास आता है और अपनी माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगता है। मुझे पता है माँ कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई ल्यूक को भी बहुत पसंद करता हूँ। पर मुझे सुरक्षित सबको बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही अंदर बंद रहे तो एक न एक दिन जरूर मारे जाएंगे, जैसे दादा दादी मारे गए, क्योंकि वो तो घर के अंदर ही बंद थे। मुझे पता है ज़ॉम्बीज़ का हमला किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकता है। मुझे बाहर जाना होगा, मुझे वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं अपने पूरे परिवार को सुरक्षित ले जा सकूं। माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद चाहिए। एरिस किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहती थी, आखिर वो अपने बच्चे को अकेला कैसे भेज सकती है बाहर। लेकिन जोश की जिद के आगे उसकी एक ना चली और उससे जोश को बाहर भेजना ही पड़ा। वो रात को चुपके से जाकर डोर को खोल देती है और जोश बाहर निकल जाता है। वो फिर वैसे का वैसे डोर को लॉक कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस जैसे उठता है वो चारों ओर जोश को ढूंढने लगता है। जोश को वहाँ न पाकर वो पागलों सा बिहेव करने लगता है। पूरे घर में चप्पे चप्पे में ढूंढने के बाद भी जब उसे जोश नहीं मिला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसे पता चल चुका था कि जोश यहाँ से भाग गया, इसलिए सबसे पहले वो उसी सिपाही के पास दौड़कर जाता है और उस बेकसूर इंसान से कहने लगता है मुझे पता है तुमने ही मेरे जोश को यहाँ से बाहर भगाया है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, फ्रांसिस उसके सर पर जोर का हथौड़ा मार देता है, जिसके कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो एरिस को भी मारकर वहीं पर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही एरिस की आंख खुलती है वो अपने साथ ल्यूक को भी बंधा हुआ पाती है। एरिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। इधर फ्रांसिस खिड़की से बाहर कुत्ते को टहलते हुए देखता है। अब वो उसके पास पहुंचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसे देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि शायद वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो कुत्ते के मीट को सजाकर प्लेट में एरिस और ल्यूक के पास लेकर जाता है। वो उन दोनों से उसे खाने के लिए कहता है। एरिस तुरंत ही उसे देखते ही खाने से मना कर देती है। फ्रांसिस गुस्से में जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसके हाथों से चाकू वहीं छूट जाता है। एरिस चाकू देखते ही उसे छुपाने की कोशिश करती है ताकि वो कोई न कोई जुगाड़ बनाकर यहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन फ्रांसिस की नजर बड़ी ही शातिर थी। वो चाकू देख लेता है और झट से उसके हाथों से छीनकर उसे बाहर लेकर चला जाता है और वापस एरिस और ल्यूक दोनों को अंदर लॉक कर देता है। एरिस को ल्यूक को लेकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पता नहीं कब फ्रांसिस का माथा सटक जाए और वो सब की तरह इन दोनों को मार दे। इसलिए वो ल्यूक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। ल्यूक जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनते ही फ्रांसिस दौड़ा दौड़ा आता है और जैसे ही दरवाजे को खोलता है एरिस उस पर जोरदार वेपन से वार करती है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वो दोनों फ्रांसिस को अंदर ही लॉक कर देते हैं। बेसमेंट में जाते ही एक बार फिर से फ्रांसिस को दौरे पड़ने लगते हैं। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर फ्रांसिस ल्यूक को लेकर भागने ही वाली थी कि तब तक सामने से डेविड आ जाता है। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था, यानी कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। डेविड घर के अंदर आते ही एरिस पर हमला कर देता है। डेविड की आवाज सुनते ही फ्रांसिस तुरंत ही बेसमेंट का डोर तोड़कर बाहर निकल आता है और इससे पहले कि वो एरिस को काट पाता, फ्रांसिस उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। फ्रांसिस एरिस से गुस्से में पूछता है, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तो आखिरकार तुमने मुझे अंदर क्यों लॉक किया? इससे पहले कि एरिस को जवाब देती, ल्यूक रोते हुए अपने हाथ को दिखाने लगता है जिसमें डेविड ने उसे काट लिया था, यानी कि कुछ ही घंटों में अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। एरिस किसी भी हाल में अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, इसलिए सबसे पहले बड़े ही प्यार से वो उसे अपने बेड पर लेटाती है और फिर उसके उसी हाथ को काट देती है जिसमें डेविड ने काटा था, ताकि वो वायरस अंदर तक ना फैल पाए, और फिर तुरंत ही उसमें बैंडेज कर देती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए एरिस को ये कदम उठाना पड़ा। एरिस चिल्लाते हुए फ्रांसिस से कहती है, जल्दी से वैन लेकर आओ, मुझे इसे लेकर जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। फ्रांसिस कार लेने के लिए बाहर की ओर भागता है और वहीं बाहर खड़ा मिलता है जोश, जिसके हाथ में गन थी। फ्रांसिस के कपड़ों में खून ही खून था और ये
देखते ही जोश उस पर गोली चला देता है, क्योंकि जोश को ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रांसिस पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसने उसकी माँ को भी मार दिया। फ्रांसिस अपने आखिरी पलों में जोश से कहता है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा पास भी तुम्हारी तरह तुमसे जुड़ा था। शायद जिन यादों की वजह से मैं हरकतें कर रहा था, मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसा देखना चाहता था, लेकिन सच मानो मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। फ्रांसिस के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर जोश के भी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे एक पल में ही रियलाइज हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो इसके लिए अपने पिता से माफी मांगता है और पूरे परिवार का ध्यान रखने का वादा करता है। इधर एरिस अब भी ल्यूक के साथ अंदर बैठी फ्रांसिस का इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी वो वैन लेकर आए और हम ल्यूक को हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन उसे क्या पता था कि फ्रांसिस तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक बेटे को बचाने की खातिर वो दूसरे बेटे के हाथों मारा गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।